सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हम चैप्टर 3 कर रहे थे और इंटीरियर ऑफ द अर्थ वीडियो का तीसरा पार्ट न्यू सीरीज़ के हिसाब से 22 लेक्चर क्लास 11 का चैप्टर 3 ऑफ कोर्स एग्जाम में आ रहा है। हम काफ़ी आगे तक बढ़ गए, वीडियो का लास्ट पार्ट है। ईपी फैमिली आप सभी लोगों के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट पे चीज़ें शेयर करती है, तो ऑफ कोर्स आप वहाँ पे भी जाके हमारे साथ ज़रूर विजिट करिएगा, ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। दोस्तों हम पिछली क्लास में भूकंप से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे थे और भूकंप अर्थक्वेक ऑफ कोर्स धरती के नीचे जो तरंगे होती है, जो वेव्स होती है, जो लैंड्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो आपस में टकराती हैं। टकराने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ से जो क्या कहते हैं फोर्स पैदा होता है, उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ऊपर धरती है वो हिलती है और फिर भूकंप आता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि सुनामी भी भूकंप का ही पार्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये याद ज़रूर रखिएगा कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो सुनामी है ना, वो भूकंप का पार्ट नहीं है। इवन सिंपल और क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है। ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं और यद्यपि मूल रूप से कंपन क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है। मतलब धरती जो है ना, धरती के अंदर से जो कंपन पैदा हो रहा है वो कुछ सेकंड का होता है, पर कुछ सेकंड की वजह से पूरा का पूरा जो पानी होता है ना, उसका संतुलन खराब होता है और लहरें फिर बहुत बड़ी मात्रा में उठने लग जाती हैं और वो फिर सुनामी का रूप ले लेती हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा। कोई भी क्या कहते हैं भूकंपीय तरंगे जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, वो अगर 5 रिक्टर स्केल से ज़्यादा है, 5 रिक्टर स्केल से ज़्यादा है, तो याद रखिएगा वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड होती है। मतलब बहुत नुकसान करेगी, वो ऐसा नुकसान करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप लेके देखिएगा। आप ग्लास के अंदर पानी लीजिएगा, पानी लेने के बाद आप क्या करिएगा कि जहाँ पे भी वो ग्लास के अंदर वो पानी रखा हुआ है और जिस भी टेबल पे रखा है, तो आप हल्का सा टेबल हिला के देखिएगा। टेबल हिला के देखेंगे तो आप देखेंगे ग्लास के अंदर पूरा का पूरा पानी भी जो है वो नाच गया पूरी तरीके से। उसका एकमात्र कारण यही है कि सुनामी जो आ रही है वो ऑफकोर्स किसी चीज़ के ऊपर है ना, किसी प्लेट के ऊपर है पानी। ऑफकोर्स नीचे की प्लेट हिलेगी तो पूरा का पूरा पानी तो हिलेगा है ना। तो सेम इसी वजह से सुनामी बहुत बड़ी मात्रा में आती है। और ऑफकोर्स ये थोड़ा सा पार्ट आपने नहीं पढ़ा था, तो उसे आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद भूकंप जो है आवर्ती का मतलब होता है कि जो भूकंप है, वो जो तरंगे निकल रही हैं वो कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं। उसके लिए समझने के लिए आप बस इतना सा समझ लीजिएगा कि जो भूकंप है ऑफकोर्स वो एक झटके हैं, वो एक नेचुरल है जो होना ही है। तो अगर आप देखें तो जहाँ से भी झटका पैदा होता है उसकी वजह से एपी सेंटर पर जाके इसका इफेक्ट पड़ता है और जितने भी इसके रेडियस में आते हैं इलाके, वो सारे के सारे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि विनाशकारी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 1-2 साल के अंदर 8 रिक्टर स्केल से बड़ा तीव्र भूकंप आता ही आता है, कहीं कहीं तो आता है। 1-2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर हम देखते ही रहते हैं। और छोटे मोटे जो हर मिनट के अंदर पता है धरतियाँ हिलती है, हर मिनट में धरती के अंदर कुछ ना कुछ कंपन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, जो हम कह सकते हैं कि यार वो ना के बराबर है, वो नुकसान नहीं कर रही लेकिन हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी है। कभी कभार आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में आ जाता है कि यार कुछ 1 रिक्टर स्केल 0.5 रिक्टर स्केल जितना भूकंप अभी आया था, धरती कंपन हुई थी। तो धरती कंपन हुई थी तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है, समझ रहे। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है। पृथ्वी की संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो क्लास 6 में आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, भूप्रपट्टी, मेंटल और कोर इसको बोला जाता है। इसके बारे में आपने क्लास 6 में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा होगा। तो समझते हैं इसके बारे में भी क्या है। तो सबसे पहले भूप्रपट्टी, क्रस्ट। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ की होती है, जिसपे हम लोग रह रहे हैं, वो क्रस्ट है। बहुत ही पतली लेयर होती है, जैसे कि आइसक्रीम के ऊपर लेयर से चढ़ जाती है ना, चॉकलेट आइसक्रीम के ऊपर लेयर चढ़ जाती है, सेम वैसा ही क्रस्ट है। इस क्रस्ट को अगर हम देखें तो अलग अलग लेवल पे इसकी गहराई अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो अगर हम समुद्र से नापते हैं, ओशनिक से नापते हैं, तो आप देखोगे वहाँ से 5 किलोमीटर गहरा अगर आप जाओगे तो पूरा का पूरा क्रस्ट है, पूरा का पूरा भूप्रपट्टी है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेस पे जाओगे, ज़मीन पे जाओगे, समतल ज़मीन पे, तो वहाँ से 30 किलोमीटर खोद लीजिएगा तो ऑफकोर्स पूरा क्रस्ट है। और माउंटेन के इलाकों से अगर आप मेजर करेंगे तो वहाँ से 70 किलोमीटर नीचे आइएगा तो पूरा का पूरा क्रस्ट है। क्योंकि धरती जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है धरती का पूरी तरीके से, सब जगह प्रकृति एक जैसी नहीं है, इसीलिए अलग अलग जगहों पर क्रस्ट का अलग अलग बता रखा है सिस्टम। मे बी ये पेपर के अंदर आपको डिफाइन करने के लिए आए तो आप अगर ये लाइनें लिखते हैं कि क्रस्ट
क्या है, क्रस्ट के बारे में डिफाइन करते हैं तो बहुत बेटर ये आंसर हो सकता है। उसके बाद आता है मेंटल। क्रस्ट के जो निचली वाली लेयर जो होती है वो मेंटल कहलाती है। और यहाँ पे याद रखिएगा, इसको सबसे गहरा जो नापा गया है वो नापा गया है 2900 किलोमीटर तक। अब इसके बारे में क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्रस्ट के बाद, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लाइन बन रही है ना, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लाइन बन रही है दोस्तों, ये लाइन जो है इसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। इससे होता क्या है, इससे ये पता चलता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो मेन लाइन है वो कौन सी है। यहाँ से क्रस्ट और मेंटल अलग हो रहे होते हैं, तो वो उस लाइन से लेके लास्ट 2900 किलोमीटर तक अगर आप खोदेंगे तो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि मेंटल मिलेगा। और इसमें हल्के तत्व, जब धरती का निर्माण हो रहा था, धरती बहुत तेज़ी से घूम रही थी, तो जो हल्के तत्व थे ना वो इस जगह पे आपको मिलेंगे। और भी ज़्यादा नीचे चले जाएंगे कोर में तो फिर आपको भारी तत्व मिलेंगे। तो ये सिंपल सा वही है जो मैंने आपको पहले लेक्चर सीरीज में बताया हुआ है। आई होप आपने उसको देखा होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, बस और क्या होगा। इट्स एक्सपेंशन इज 4 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। इसका एक्सपेंशन बताया गया है कि अगर धरती 6000 कुछ किलोमीटर की रेडियस में फैली हुई है तो ये जो मेंटल का इलाका है वो लगभग 400 किलोमीटर में फैला हुआ है अंदर ही अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे मेन क्या है दोस्तों, मेंटल के अंदर से ही मिलता है ऑफकोर्स क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट जो है वो लिथोस्फीयर। ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। अब जैसे उसकी थिकनेस अलग थी तो सेम इसकी भी थिकनेस अलग है। इसकी मोटाई जो है लगभग 200 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन साइंटिस्ट सिर्फ अंदाज़ा लगा पाते हैं और कुछ नहीं। और जो क्या कहते हैं मेंटल का सबसे निचला हिस्सा होता है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये एटमॉस्फेयर आपको समझना है कि एटमॉस्फेयर क्या है। लिथोस्फीयर के निचले वाले हिस्से को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, या तो मैं कहूँ मेंटल का जो निचला स्तर होता है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दुर्भाषा मंडल इसे हिंदी में बोला जाता है, दुर्भाषा मंडल। ये पेपर में आता है, निचले इलाके को हम दुर्भाषा मंडल कहते हैं। कोर ऑफ कोर्स सबसे निचली लेयर, कोर भी 2 हिस्सों में है, इनर कोर और आउटर कोर। यहाँ पे बताया हुआ है कि कोर इज मेड ऑफ हैवी मटेरियल समटाइम्स रेफर टू NiF लेयर, निकल और आयरन। मतलब हमें जो निकल और आयरन के पार्ट मिलते हैं ना वो हमें कोर के अंदर से मिलते हैं, तो इतना ज़रूर याद रखिएगा। कोर बाहर से तो लिक्विड में है लेकिन अंदर से आप कह सकते हैं सॉलिड में। तो आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और इनर कोर जो है वो पूरा का पूरा सॉलिड है। तो धरती अपने आप में ही एक ऐसी अपरिचित चीज़ है जिसको आप कितना भी पढ़ लें, कितना ही पढ़ लें, तो हम कह सकते हैं थोड़ा साइंस घुस जाता है इसमें। और इसकी जो मेंटल और कोर की ऑफकोर्स गहराई है वो टोटल बताई जाती है कि ये 2900 किलोमीटर तक है। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी किलोमीटर तक ये है। अब धरती के इनर पार्ट से ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी निकलता है, और धरती के अंदर से ज्वालामुखी से जो भी सामान निकलता है उससे हमें धरती के बारे में थोड़ा बहुत करने के लिए हमें मदद मिलती है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। दोस्तों ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक तरीके की एक ऐसी जगह है जहाँ पे गैसें, राख, लावा ये सब निकल के ज़मीन पे गिरता है, वो ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी इज़ अ प्लेस वेयर गैस, ऐश एंड लावा कम आउट ऑफ द वॉल्केनो एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। और उसके बाद द वॉल्केनो फ्रॉम विच हैव कम आउट द लेटली इज कॉल्ड द एक्टिव वॉल्केनो। याद रखिएगा, जो अभी रिसेंटली किसी के ज्वालामुखी से कुछ चीज़ निकला है तो ऐसे ज्वालामुखी को एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं। कुछ ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो एक बार तो विस्फोट हो गए फिर दोबारा विस्फोट नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ज्वालामुखी होते हैं कि अगर 10 साल 1 साल पहले भी अगर उसमें से कुछ लावा निकल के बाहर आया है तो याद रखिएगा वो एक्टिव वॉल्केनो कहलाता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, मटेरियल जो है दोस्तों, मटेरियल जो धरती के मतलब जब लावा निकल रहा होता है और जब वो अंदर रहता है ना, मटेरियल अंदर अपर मेंटल में रहता है तो उस समय उसे मैग्मा कहा जाता है, लेकिन धरती के बाहर निकल जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। अब लावा जो जब निकल जाता है उसके बाद जब लावा धरती पे गिरता है, विस्फोट होकर नीचे गिरता है, तो जब वो गिरने के बाद कुछ डायबरीज सा बन जाता है, मलबा टाइप सा बन जाता है, अगर आप देखें तो उसको ये ज्वलन खंडाशनी बोलते हैं। ठीक है ना, ज्वलन खंडाशनी। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि इसको क्या बोल रहे हैं ये लोग, पैरोक्लाइस्ट, जो भी है पैरोक्लाइस्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये बोला जाता है। इसे आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप देख लीजिएगा। लेकिन अंदर रहेगा तो लावा
मैग्मा, बाहर आ गया तो लावा, और जब बाहर आके यहाँ पे फैल गया और उसके बाद उसके अलग अलग खंडों में बट गया तो उसे जलन खंडाशनी कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बता दी। वॉल्केनो के 5 टाइप होते हैं, वैसे तो बहुत टाइप होते हैं, 5 टाइप एनसीईआरटी आपको बताती कि क्लास 11 का बच्चा इतना तो समझ जाए। सबसे पहले शील्ड वॉल्केनो, ज़्यादातर वॉल्केनो शील्ड वॉल्केनो होते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका जो लावा होता है ऑफकोर्स बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, धरती पे आके सूखता है और फिर जाके ठंडा होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। समय लेता है कुछ शील्ड ज्वालामुखी। दूसरा है मिश्रित कॉम्पोजिट, इसका जो लावा होता है ना वो बड़ा गाढ़ा और चिपचिपा टाइप का होता है और ये अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा के अंदर भारी मात्रा में लावा को धरती से बाहर निकालता है। मैं कह सकता हूँ फिर इसकी बहुत सारी जल खंडाशनी जो है वो ऑफकोर्स बनती होंगी, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा फिर अगर आप देखें तो इसे ज्वालामुखी कुंड बोलते हैं, कल्डेरा इसमें लिखा हुआ है। दूसरा फ्लड बेसाल्ट प्रोविजन बोलते हैं। दोस्तों फ्लड बेसाल्ट प्रोविजन जो है ना ये कई किलोमीटर तक फैल जाता है, कई किलोमीटर, जो धरती से कुछ भी निकलता है ना बहुत किलोमीटर में फ्लड कर देता है। फ्लड मतलब एक तरीके का मैं कह सकता हूँ एक होता है ना फ्लड, बाढ़ सा आ जाना, तो लावा की यहाँ पे बाढ़ सी आ जाती है और बहुत ही बड़े मात्रा में फैला हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ जो आज का महाराष्ट्र जो थोड़ा बहुत उठा हुआ है, जो डेक्कन प्लेटू उठे हुए हैं, पेनिनसुलर प्लेटू उठे हुए हैं, वो इसी वॉल्केनो की वजह से उठा होगा। अगर आपने ज्योग्राफी 9th क्लास में मुझसे पढ़ी होगी तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ये जो उठा हुआ है ना, ये पोर्शन जो उठा हुआ है ये कैसा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वो चीज़ हमें पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे भी हम देख लेंगे। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, दक्षिणी पठार, उसके बाद थोड़े बहुत शिवालिक, थोड़ी बहुत बड़े बड़े वो क्या कहते हैं पठार टाइप इलाके, वो इसी ज्वालामुखी की वजह से फैले होंगे, क्योंकि कई सालों पहले ज्वालामुखी फटे होंगे, फटने के धरती पे आए होंगे, कई किलोमीटर तक फैल गए होंगे, फैलने के बाद सूख गए होंगे, इसी वजह से इनकी हाइट बढ़ गई है। दूसरा है इसे बोलते हैं ज्वालामुखी कुंड, कल्डेरा। आप देखेंगे ये ना जब होता है ना तो ज्वालामुखी फटने के बाद ऊपर निकलता है, लेकिन ये धंस जाता है एक तरीके का, मैं कह सकता हूँ लावा जो है गड्ढा बना लेता है पूरा का पूरा, इसीलिए इसे कल्डेरा भी बोला जाता है, ज्वालामुखी कुंड भी बोला जाता है। मिड ओशनिक ज्वालामुखी ऑफकोर्स जब क्या कहते हैं धरती हम पानी के अंदर भी ज्वालामुखी फटता है पर हमें पता नहीं चलता है, तो वहाँ से भी मिड ओशनिक रेंज बनता है। इसके बारे में डिटेल स्टडी आने वाले चैप्टर में होगी, जब हम ओशनिक वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि धरती जो है पानी के अंदर से भी क्या कहते हैं अलग हो रही है। इसे क्या कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी बोला जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसे, लेकिन यहाँ पे भी ज्वालामुखी फटता है तो इसको हम मिड ओशनिक रेंज वोल्केनो बोलते हैं। अब ज्वालामुखी फटती है और ज्वालामुखी फटने के बाद लावा बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ ज्वालामुखी अंदर हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। जो बाहर नहीं निकल पाते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो वॉल्केनो ज़मीन के अंदर ही अपनी अलग अलग आकृति बना लेते हैं। सॉरी वो मैग्मा अंदर ही अंदर अपना वो बना लेता है शक्ल, और ऑफकोर्स अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो ये ऐसे उसको क्या कहते हैं, इसको देखो क्या कहते हैं, याद रखिएगा बैथोलिक। एक क्या होता है बैथोलिक। देखो यहाँ से ये लावा बन रहा था, ये सॉरी मैग्मा बन रहा था, लेकिन अगर बैथोलिक को देखें तो आप लोग ये विशाल क्षेत्र में फैला होता है, कई किलोमीटर तक फैला होता है, लेकिन ऑफकोर्स ये अंदर ही ठंडा हो जाता है, ये बाहर जा ही नहीं पाता है, इसे हम बैथोलिक बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेथोलिक। लेथोलिक क्या होता है दोस्तों, लेथोलिक ये होता है कि वो पाइप की आकार में ना अलग अलग ध्वनि में अलग अलग उसमें बन जाता है, पाइप की आकार में। देखो पाइप के आकार में बन रहा है, ये पाइप के आकार में बन रहा है, अलग अलग ध्वनियों टाइप सा बन रहा है, ये देख रहे हो, ये थोड़ा ऐसे बन रहा है। तो ये अगर आप देखें तो ये एक पाइप के आकार का है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं लेथोलिक। क्या बोल रहे हैं, लेथोलिक। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और उसके बाद लेथोलिक जो है ऑफकोर्स अलग अलग तश्करी आकार के होते हैं, लेथोलिक, बैथोलिक। उसके बाद अगर आप देखें डाइक क्या होता है, डाइक होता है अगर आप देखें तो डाइक यहाँ से आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। ये जब धरती के अंदर से निकलता है और जहाँ पे भी ये निकल के फ्लो होता है, फ्लो होने के बाद उसी धरती के अंदर थोड़ा बहुत ये समकोण यानी कि राइट एंगल में कुछ ना कुछ बना लेता है, तो ऐसे आकृति को हम डाइक बोलते हैं। तो कुछ 3-4 आकृति जो आपने समझनी है, लेथोलिक, बैथोलिक और उसके बाद डाइक। सो ये दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपना रिस्पॉन्स बताइएगा हमें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।